गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था पीएच और पीओएच। तो पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है। पीएच होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों की सांद्रता, ये तो हमने बताई थी आपके लिए pH। और इसी प्रकार से pOH हमने क्या बताया था आपके लिए, pOH में बताया था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित OH माइनस आयनों की सांद्रता। pOH बताया था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित OH माइनस आयनों की सांद्रता। तो इसको हम कंप्लीट आपके लिए करवा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिरांक। ये टॉपिक ये चल रहा था हमारा टॉपिक स्थिरांक का। तो स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक के बारे में है ना। तो द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसके बारे में लिखेंगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जल का साधारण ताप पर अल्प मात्रा में विघटन होता है। द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जल का साधारण ताप पर अल्प मात्रा में विघटन होता है। देखो, स्थिरांक क्या है पर का, द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जल का साधारण ताप पर अल्प मात्रा में क्या होता है, विघटन होता है, जो कि H प्लस। अब किस में होता है, ये कैसे होगा, जो कि H प्लस OH माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। H प्लस OH माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है, जिसे स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। तो देखिए, स्थिरांक किसे कहते हैं, द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जब जल को साधारण ताप पर अल्प मात्रा में, जल का साधारण ताप पर अल्प मात्रा में क्या होता है, विघटन होता है। विघटन कहते हैं टूटना, विघटन होता है, जो कि H प्लस और OH माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है। देखिए, जैसे जल का सूत्र होता है H2O, इसमें तो इसको ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं। एक तो इसमें क्या है भाई, H है और एक क्या है, OH है। एक H प्लस है और एक OH माइनस है। तो ये H प्लस और OH माइनस दोनों में अलग अलग टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। जिसे K के द्वारा, स्थिरांक जो होता है इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, K के द्वारा, जिसे स्थिरांक कहते हैं, जिसे K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, K द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब स्थिरांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, K से। किसके द्वारा, K के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें लिखेंगे द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार
द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार स्थिरांक के बराबर, इसका मतलब क्या है, स्थिरांक के बराबर H प्लस और OH माइनस। तो स्थिरांक बराबर क्या हो गया हमारा, H प्लस और OH माइनस। तो इसे कहते हैं हम स्थिरांक। किसका भाई, देखिए दोबारा से देखेंगे। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार जल का साधारण ताप पर अल्प मात्रा में क्या होता है, विघटन होता है। जब जल को अल्प साधारण ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, उनका विघटन हो जाता है। जो आयन होते हैं एक धनायन है और एक ऋणायन है, जिससे हम क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। जिससे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, के के द्वारा। स्थिरांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, के से। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार के बराबर होता है स्थिरांक, क्या है, के बराबर स्थिरांक बराबर H प्लस और OH माइनस 2 आयन है ये, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा स्थिरांक। अगला टॉपिक आता है जल का आयनिक गुणनफल। हेडिंग डालेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, हेडिंग डालेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, स्थिरांक को तो हम के से व्यक्त करते हैं, और जो जल का आयनिक गुणनफल है इसे हम के डब्लू द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें लिखेंगे जल के आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल को के डब्लू द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, के डब्लू द्वारा व्यक्त किया जाता है। जल के आयनिक गुणनफल को के डब्लू द्वारा व्यक्त किया जाता है। और के द्वारा किसको व्यक्त किया गया था, स्थिरांक को। याद रखना, के द्वारा किसे व्यक्त करते हैं, स्थिरांक को, और के डब्लू के द्वारा जल के आयनिक गुणनफल को व्यक्त किया जाता है। जल में उपस्थित H प्लस, इसमें यहाँ लिखेंगे जल में उपस्थित H प्लस, क्या, जल में H प्लस पाया जाता है और एक OH माइनस। तो जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयन की सांद्रता, जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयन्स की सांद्रता के गुणनफल को, जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयन्स की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल में उपस्थित H प्लस तथा OH माइनस आयन्स की सांद्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल किससे कहते हैं, इसी से, इसकी जो ये दे रखा है ना, इसी से अपन को महसूस हो जाता है कि जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं। तो जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयन पाए जाते हैं। इनको हम जानते ही हैं
कि जल में H+ और OH- आयन पाए जाते हैं। इनके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जैसे Kw, अब इसे किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, Kw बराबर H+ और OH का गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल बराबर क्या होता है, H+ और OH- का गुणनफल। तो इसको दोबारा से देखेंगे, जल का आयनिक गुणनफल, जल के आयनिक गुणनफल को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, Kw द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो जल का आयनिक गुणनफल फिर किसे कहते हैं, जल में उपस्थित H+ तथा OH- आयंस की सांद्रता की गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। दोबारा देखो, ये जल है, इसको खोल के लिखते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, एक तो H+ पाया जाता है और एक OH- आयंस पाया जाता है। इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए, जल के आयनों का गुणनफल, जल का सूत्र H2O होता है, तो जल के आयन कौन कौन से पाए जाएंगे, उसमें H+ होगा और OH-। जल का सूत्र होता है अपन का H2O, जल के आयन कौन कौन से हैं, इसमें H+ है और OH- है। तो आयनों का गुणनफल किसका, जल के आयन कौन से H+ और OH-, जल के आयनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जिससे इसको व्यक्त करते हैं, लिखो Kw बराबर H+ और OH-, ये होगा जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालेंगे pH स्केल। अगली हेडिंग डालेंगे pH स्केल। pH स्केल होता क्या है, क्या होता है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। pH स्केल, pH स्केल। तो pH स्केल क्या होता है, देखिए, वह यंत्र जो मृदा की अम्लता एवं क्षारीयता को मापता है, वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है या प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। जैसे हमारी मृदा है, उसको हम देखते हैं कि हमारी मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या किस प्रकार की है। तो उसे देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, pH स्केल। ये कौन सा यंत्र होता है, वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। इसमें लिखेंगे, वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता, वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है, उसे pH स्केल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल किसे कहते हैं, ये देखेंगे, वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता तथा उदासीनता को प्रदर्शित करता है, उसे हम क्या कहते हैं,
पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कह रहे हैं? ऐसा यंत्र जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए ये हमारा पीएच स्केल है, इसमें 0 से 14 तक मान होते हैं। जीरो से और 14 तक मान अंकित होते हैं। तो ये देखेंगे कि ये हमारा पीएच है। 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14। 0 से और 14 तक इसमें मान अंकित होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें 7 होता है ना, पीएच 7 होता है, वो तो होता है उदासीन। क्या होता है वो? उदासीन। और 7 से नीचे जैसे 0 से और 6.9, 0 से 6.9 जो पीएच होता है वो होता है हमारा अम्लीय। कौन सा पीएच होता है? अम्लीय। 0 से 6.9 तक का अम्लीय और 7.1 से 14 तक का क्या होता है हमारा? क्षारीय। तो ये पीएच स्केल निर्धारित करता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं? वह यंत्र जो मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता, इससे दोबारा से साफ सा बनाए। देखो पीएच स्केल ऐसा होता है। ये पीएच स्केल है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये इसमें मान अंकित हैं। अब हम जानते हैं इसमें कि अम्लीय पीएच किस पर होता है और क्षारीय कहाँ होता है। तो 7 पर होता है अपन का उदासीन, न्यूट्रल उदासीन। और 0 से और यहाँ तक चलते हैं फिर 6.9, तो ये होता है हमारा अम्लीय। और 7.1 से 14 तक ये होता है हमारा क्षारीय। ये हुआ हमारा पीएच स्केल। अब इसमें लिखेंगे पीएच स्केल में 7 से कम मान आने पर मृदा कैसी होती है? वही अम्लीय। तो यहाँ लिखेंगे पीएच स्केल में 7 से कम मान आने पर 7 से कम मान आने पर मृदा अम्लीय। 7 से कम मान आने पर मृदा अम्लीय। 7 से अधिक मान आने पर 7 से अधिक मान आने पर क्षारीय तथा 7 मान आने पर उदासीन। 7 मान आने पर उदासीन प्रदर्शित करती है। देखिए जो हमारा पीएच स्केल होता है इसमें 0 से और 14 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। तो 7 से कम यदि मान आता है तो मृदा कैसी होगी? अम्लीय होगी।
यदि 7 से अधिक मान आता है पीएच स्केल में क्षारीय होगी और 7 आता है तो उदासीन होती है। इस प्रकार से इससे हम मापते हैं। ये हुआ हमारा पीएच स्केल। अब अगली हेडिंग डालेंगे, पीएच स्केल के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। हेडिंग डालेंगे, पीएच स्केल के आधार पर, इसके आधार पर देखेंगे अब पीएच स्केल के आधार पर। पीएच स्केल के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? पीएच स्केल के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। कौन कौन से भाग हैं? अम्लीय, क्षारीय, तीसरा है उदासीन। किसके आधार पर? पीएच स्केल के आधार पर मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। पीएच स्केल में ये तीनों होते हैं। अम्लीय, 7 से नीचे पीएच होता है अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 पर उदासीन। तो इसमें से सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे अम्लीय। सबसे फर्स्ट अपन को पढ़ना है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा, देखो अम्लीय मृदा किसे कहते हैं? वे मृदा जिनका पीएच मान 7 से कम होता है और उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा। वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता से अधिक होती है। हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता से अधिक होती है, उन्हें अम्लीय मृदा कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा कहते हैं। इसके बाद में आता है सेकंड, क्षारीय मृदा। अब क्षारीय मृदा किसे कहते हैं? इसमें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता से अधिक होती है। इसमें क्या होगा? पीएच होगा जो क्षारीय मृदा का 7 से अधिक होगा और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसमें लिखेंगे वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता
हैं जिनमें 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 हाइड्रोक्सिल आयंस जिनमें हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता से अधिक वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिनमें हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता से अधिक होती है, उन्हें हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता से हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता से अधिक होती है, उन्हें क्षारीय मृदा कहते हैं। उन्हें क्षारीय मृदा कहते हैं। ये हुई अम्लीय क्षारीय। अब है उदासीन। थर्ड मृदा है उदासीन। थर्ड मृदा आती है हमारी उदासीन। वे मृदाएं जिनका पीएच मान 7 होता है और उनमें हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता समान होती है। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता समान होती है, उन्हें उदासीन मृदा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उदासीन मृदा कहते हैं। तो ये हुई अपन की मृदा। तो अब नोट डालेंगे पीएच स्केल में, नोट डालेंगे 1-2 नोट लिखवा रहा हूँ। नोट डालेंगे नोट में लिखना है कि पीएच स्केल में कितने मान अंकित होते हैं? 0 से 14 तक। पीएच नोट डालो। पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। पीएच स्केल में 0 से 14 तक मान अंकित होते हैं। दूसरी नोट में लिखना है यहीं पर, दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है।
मापा जाता है जिसमें 0 से 40 तक मान अंकित होते हैं। 0 से 40 तक मान अंकित होते हैं किसमें? लेक्टोमीटर में। आगे लिखेंगे तीसरा, नमक की सांद्रता सोलोमीटर द्वारा मापी जाती है जिसमें सोलोमीटर द्वारा मापी जाती है जिसमें 0 से 100 तक मान अंकित होते हैं। जो नमक की सांद्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? सोलोमीटर द्वारा। अगला लिखेंगे, ये 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला लिखेंगे, अचार को परिरक्षित रखने के लिए नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा उपयोग अचार को परिरक्षित रखने के लिए नमक की 15 से 20% मात्रा प्रयोग की जाती है। अचार को परिरक्षित रखने के लिए नमक की 15 से 20% मात्रा प्रयोग की जाती है। ये तो हुआ यहाँ तक अपन का पीएच स्केल के बारे में। अब हेडिंग डालेंगे, अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में पीएच तथा पीओएच। हेडिंग डालेंगे, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की सांद्रता का पीएच एवं पीओएच। अम्लीय तथा क्षारीय अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की सांद्रता का पीएच विलयनों की सांद्रता का पीएच एवं पीओएच में संबंध ये देखना है। अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों की सांद्रता का पीएच एवं पीओएच में संबंध। तो इसको पहले समझेंगे अपन, पीएच क्या होता है और पीओएच क्या होता है। तो देखिए, पीएच जो अपन का है, यहाँ लिखेंगे पीएच 0 से और कितने तक पूरा मान होता है इसमें 14 तक। ठीक है। अब इसकी अपन को सांद्रता देखनी है हाइड्रोजन आयन की। यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता यहाँ लिखेंगे पीओएच। अब देखेंगे भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है।
तो pH, जैसे अपन का pH होता है 0, कितना होता है 0, pH कितना है 0, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए मान हम 1 से मान के चलते हैं, कितने से 1 से मान अंकित करते हैं और ये 10 गुना होता है। अब इससे जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा तो 10 गुना कम होता चला जाएगा। कितने गुना, मान कितना रहता है आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है। अब जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा तो जैसे जैसे 10 गुना ये घटता जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने गुना 10 गुना घटती चली जाएगी। जैसे अब pH जैसे ये 0 पर कितना होता है 1.0, ये याद रखना है आपको कि 0 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है 1.0 होती है। अब जैसे pH बढ़ता है, जैसे pH हो गया 1, pH हो गया 1 तो 10 गुना इससे हम कम कर देते हैं, कितना 10 गुना कम कर देते हैं। तो 10 गुना कम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1, 1 में से 10 गुना हमने क्या कर दिया कम कर दिया, तो कितना हो गया 0.1। इसी प्रकार से pH होता है 2, pH होता है 2, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी फिर 10 गुना कम हो जाएगी, किस में से होगी वो 0.1 में से। 0.1 में से 10 गुना कम करेंगे तो कितना हो जाएगी 0.01 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जैसे pH हो जाता है हमारा 3, तो फिर 10 गुना इसमें से हम कम करते हैं 0.001, एक 0 और बढ़ा दी हमने, 10 गुना कम हो गया। इसी प्रकार से pH हो जाता है 4, फिर 10 गुना कम करते हैं जैसे 0.0001, ये हो गई, एक 0 बढ़ गई। इसी प्रकार से pH 5 हो जाता है तो फिर बढ़ा देंगे 5 करें 0.0001, ठीक है 10 गुना कम हो गया। pH 6 हो जाता है तो 0.000001, इस प्रकार से 7 हो जाता है तो 10 गुना फिर कम करते हैं 0.00001। इसी प्रकार से 8 हो जाता है तो 0.0000001, है ना, 10 गुना कम कर दिया। इसमें से ही 10 गुना कम करते जाते हैं। 9 हो गया तो 0.00000001, 10 गुना कम हो गया। 10 हो गया pH तो फिर कम हो गया 0.00000001, है ना। इसी प्रकार से 11 हो गया तो 0.00000001। 12 हो गया तो 12 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 0। 13 हो गया तो 13 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 14 हो गया तो 14 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो हुआ हमारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यदि आपसे पूछी जाए कि किसी मृदा का pH मान 1 है तो उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी। किसी विलयन का pH मान 1 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होगी 0.1 होगी। आपको मान ये याद रखना है केवल कि 0 पर 1.0 यदि pH होता है तो उस पर 1.0 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए यहाँ से और यहाँ तक तो ठीक है। देखिए हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक 7 से नीचे पाया जाता है ना, तो 7 pH ये हो गया, 7 पर उदासीन होती है। अब इससे नीचे चलते हैं तो 10 गुना बढ़ गया, 7 से नीचे आए 6 पे और 6 से नीचे आए 5 पे 10 गुना बढ़ गया, 4 पे आए 4 अधिक अम्लीय है या 5 अधिक अम्लीय है, 4 अधिक अम्लीय है ना,
क्योंकि 5 से 10 गुना अधिक अम्लीय है ये। इसी प्रकार से नीचे की तरफ एक जीरो की तरफ आते हैं तो सबसे अधिक अम्लीय क्या होगी भाई, 0 pH हो गया। 1.0 पर सबसे अधिक pH होता है, इसलिए सबसे अधिक अम्लीयता कहाँ होती है, 0 pH पर। ठीक है, ये तो हुआ अपन का pH के बारे में। किसके बारे में हुआ, pH के बारे में। तो यहाँ नोट डाल लेंगे, नोट डाल के लिखना है, इसमें नोट डाल लेना कि 10 गुना, जिस प्रकार से pH मान बढ़ता है तो 10 गुना जैसे pH मान 0 है, 1 है ना, 0 है, 0 पर 1.0 है हाइड्रोजन की सांद्रता। अब इसमें यदि pH मान बढ़ गया, 1 हो गया, तो 10 गुना कम कर देते हैं। 10 गुना का एक pH मान के अंदर pH मान, एक pH मान कम होने पर, एक pH मान कम या अधिक, एक pH मान कम या अधिक होने पर 10 गुना कमी या होने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल दोनों की लिख लो, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल दोनों की सांद्रता, कम या बढ़ती है, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितने ये ध्यान रखना है कि 10 गुना, एक pH मान कम या अधिक होने पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों की सांद्रता 10 गुना कम या बढ़ती है, या 10 गुना कम होगी या बढ़ेगी। जैसे यहाँ से हम चलते हैं 7 से नीचे, तो यहाँ पर ऐसे देखिए कि किसी मृदा का pH मान 5 है, अब ये pH मान 6 हो गया, तो 10 गुना क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई। पहले इसका मतलब pH 5 में अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और 6 में इससे 10 गुना कम हो जाता है, तो एक जीरो और बढ़ गई। यदि वापस से हम आते हैं, जैसे pH मान 4 है, 4 से घटकर 3 रह गया, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हुई, बढ़ेगी कि 4 से अधिक होगी। 4 पर तो 0.001 है, 10 गुना, अब 10 गुना कम हो जाती है, इसमें नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अपन देखते हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन सबसे अधिक, आपको पता है क्षारीय मृदा कितने पर होती है, 14 पर होती है। कितने पर होती है क्षारीय मृदा, 14 मान पर होती है। तो और हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक 0 पर होती है, 0 से और 6.9 तक होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ तक तो हाइड्रोजन रहेगा। इसके बाद में हाइड्रोक्सिल की सांद्रता अधिक हो जाती है, 7.1 से और 14 तक हाइड्रोक्सिल की सांद्रता बढ़ जाती है। तो हाइड्रोक्सिल आयन होता है क्षारीय मृदा में पाया जाता है। क्षारीय मृदा का pH मान 7.1 से 14 तक होता है, तो इसके मध्य में ही हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होगी। तो इसे देखेंगे कि 14 जिस मृदा का pOH होगा, उसमें 14 जिस मृदा का pOH होगा, उसमें जो हाइड्रोक्सिल आयन्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन्स होंगे वो कैसे होंगे, ये ध्यान रखना है अपन को। तो 14 पर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, उसमें pOH देखेंगे, क्या देखा जाएगा, pOH। तो जिस मृदा का pH मान 14 होगा, जिस मृदा का pH मान होगा वह अधिक क्षारीय होगी, तो 1.0 उसका pOH होता है। कितना होता है,
1.0। अब जो क्षारीय मृदा है अपन की, क्षारीय मृदा सर्वाधिक कितने पीएच पर होती है? 14 पर होती है। तो सबसे अधिक हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितने पर होगी भाई? 14 पर होगी। कितनी होगी? 1.0 होगी, 1.0 होगी हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक है, यहाँ लिख लो 1.0। पीएच कितने पर है? 14 पर। 14 पर 1.0 होगी। कितनी होगी? 14 पर 1.0 होगी। और यहाँ पर जो POH होगा वो होगा 0। 0 का मतलब होगा सबसे अधिक, सबसे अधिक है ना। तो pH जब 14 है किसी मृदा का, उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस की सांद्रता अधिक होगी और उसका POH क्या होगा? कितने होगा? 0 होगा, सबसे अधिक होगा। तो इसको हम POH के बारे में आपके लिए अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।